Hello guys, welcome to Indian economy class, and this is our first lecture. In previous lecture I have discussed about the syllabus and you must go through that. So before coming into Indian economy, let's know what is economics and what is economy. People think that both are same, but there is some difference. For economics is a term which includes various aspects like money, market, and research theories or many theories, economic theory that is given by many intellectuals. For example, जॉन मेनियर्ड, केन्स का जो थ्योरी होता है कि गवर्नमेंट शुड डू मोर एक्सपेंडिचर फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ. ठीक है, इससे इनकम, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर विल लीड टू मोर इंक्रीज इन इनकम ऑफ कॉमन मैन. If there is more income, then there is more investment. If there is more investment, there is more employment. Likewise, या फिर एडम स्मिथ हो गए. देन मार्केट मोडालिटीज़, वेरियस कांस्टेंट, वेरियस वेरिएबल्स, बहुत सारे वेरिएबल होते हैं मार्केट में, जैसे पॉवर्टी हो गया, अनएम्प्लॉयमेंट हो गया, कैपिटल हो गया, ई कॉमर्स हो गया जो आप सामान लेन देन करते हैं. बहुत सारे डेवलपमेंट इंडिकेटर्स है लाइक जेंडर पैरिटी, गुड हेल्थ से रिलेटेड है. ठीक है. देन कैपिटल, अनएम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी. इन जैसे पॉवर्टी हो गया तो गवर्नमेंट क्या करेगी, कोई स्कीम्स निकालेगी, या फिर जैसे मनरेगा जैसा एक स्कीम है, या फिर आवास योजना, या फिर एनीथिंग. ठीक है. स्किल इंडिया, स्किल डेवलपमेंट, मुद्रा योजना. ठीक है. तो ये सब एक वेरिएबल, ये सब इकोनॉमिक्स का एक पार्ट है. जैसे मनी, तो इकोनॉमिक्स एक कंसेप्ट है, आइसोलेटेड कंसेप्ट भी है, लेकिन ये एक सिनर्जी भी है. इट इज़ ए कॉम्बिनेशन ऑफ वेरियस एस्पेक्ट्स, मनी, मार्केट एंड थ्योरीज. फाइन. तो डिफाइन अगर करना चाहे तो इसको हम डिफाइन कर सकते हैं. इकोनॉमिक्स इज़ द स्टडी ऑफ हाउ सोसाइटी यूज स्कार्स रिसोर्सेज. ठीक है. हम लोग एकदम बेसिक में ये हो गया, ये तो ओवरऑल टोटल पिक्चर है. और इकोनॉमिक्स का डिफिनीसन का बात करें तो इकोनॉमिक्स इज़ द स्टडी ऑफ हाउ सोसाइटी यूज स्कार्स रिसोर्सेज टू प्रोड्यूस वैल्यूएबल कमोडिटीज़ एंड डिस्ट्रीब्यूट देम अमॉन्ग डिफरेंट पीपल. फाइन. So there is a scarce resource or raw material, it is converted into final goods and these are distributed and used by final consumers. ये एक बेसिक डिफिनीसन है इकोनॉमिक्स का कि सोसाइटी कैसे स्कार्स रिसोर्स को यूज़ करती है ताकि वैल्यूएबल कमोडिटीज़ प्रोड्यूस हो सके और उसको हम डिस्ट्रीब्यूट कर सकें. फाइन. और उसके बाद इकोनॉमिक्स में फिर ये भी आ जाता है, अगर ऐसा है कि there is a raw material that is converted to final goods, the various things come into in play in the economy, in the market. तो अगर इकोनॉमिक्स basically if a society uses scarce resource, तो in that picture individual, firms, government, they all come in, their role also come into picture, and how their choices determines the society use of resource. तो फर्म है, इंडिविजुअल है, गवर्नमेंट है. तो ये सब एक रोल प्लेयर है इकोनॉमिक्स में. सो इकोनॉमिक्स स्टडीज हाउ इंडिविजुअल्स, फर्म्स, गवर्नमेंट एंड अदर ऑर्गेनाइजेशन विद इन आवर सोसाइटी मेक चॉइसेस. इफ़ इंडिविजुअल्स, चॉइसेस मतलब इंडिविजुअल अगर ज़्यादा डिमांड कर रही है, ठीक है, इंडिविजुअल्स अगर ज़्यादा डिमांड कर रही है तो फॉर्म में प्रोडक्शन ज़्यादा होगा. फॉर्म में ज़्यादा प्रोडक्शन होगा तो फॉर्म ज़्यादा इनकम देगी गवर्नमेंट को. ठीक है. सो इंडिविजुअल्स, तो यही है चॉइस. ठीक है. एंड हाउ दिस चॉइस डिटरमाइन सोसाइटी यूज ऑफ रिसोर्स. तो जैसा मैंने कहा, इंडिविजुअल इज डिमांडिंग मोर गुड्स, फॉर्म विल प्रोड्यूस मोर, एंड लाइकवाइज गवर्नमेंट विल हैव मोर रेवेन्यू, इनकम और मोर टैक्स कलेक्शन. देन गवर्नमेंट विल स्पेंड मोर ऑन देम. ठीक है. तो दिस इज इकोनॉमिक्स. एंड व्हाट इज़ द बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन. अब गवर्नमेंट के पास ज़्यादा टैक्स कलेक्शन आया, रेवेन्यू आया, तो हाउ दे विल डिस्ट्रीब्यूट. ठीक है. और किसको मिलेगा.
तो इसलिए कंसेप्ट ऑफ मनी और करेंसी यूज होता है। व्हाट क्वालिटी, क्वांटिटी, टाइम, मोड ऑफ बाइंग डिपेंड्स अपॉन परचेजिंग पावर ऑफ इंडिविजुअल। ठीक है, तो हाउ, कैसे, बेसिस क्या होगा डिस्ट्रीब्यूशन का? जो गवर्नमेंट अगर डिस्ट्रीब्यूट करेगी इंडिविजुअल्स को या सिटीजन्स को, तो उसका बेसिस क्या होता है डिस्ट्रीब्यूशन का? तो यहाँ पे कंसेप्ट ऑफ मनी वो भी देख लेते हैं। Activities performed by individuals to satiate their needs and enhancing purchasing power are known as economic activities. ओके, हाउ मच एवरीवन विल रिसीव, ये तो हमने कर लिया। ठीक है, तो व्हाट इज़ द बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन? तो डिस्ट्रीब्यूशन का बेसिस होता है कि किसका कितना परचेजिंग पावर है, और बहुत कुछ देखा जाता है कि व्हाट इज़ द बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, कौन एज पर गवर्नमेंट, जो हमारी जो सोसाइटी है, जो वेलफेयर सोसाइटी है, तो गवर्नमेंट देखती है कि कौन किसके पास कम है या किसके पास ज़्यादा है, और किसके पास ज़्यादा है तो उस पर टैक्स लगता है, किसके पास कम है तो उससे ज़्यादा दिया जाता है, सब्सटेंटिव इक्वालिटी को फॉलो किया जाता है। ठीक है, और परचेजिंग पावर की बात करें, डिपेंडिंग अपॉन परचेजिंग पावर, तो परचेजिंग पावर मीन्स एक्टिविटीज़ परफॉर्म बाय इंडिविजुअल्स। तो इंडिविजुअल्स की जो नीड्स होती है उसके लिए जो एक्टिविटी इंडिविजुअल्स करते हैं, एंड इनहेंस परचेजिंग पावर इज नोन एज इकोनॉमिक एक्टिविटी। ठीक है, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन इकोनॉमिक्स एंड इकोनॉमी? इकोनॉमिक्स एक थियोरेटिकल कंसेप्ट है which is a descriptive study of various measurement of the parameters of economy. ठीक है, और इकोनॉमी इज ए प्रैक्टिकल concept which shows real picture. It's quantitative measurement of concept study like percentage of poverty, unemployment rate, income, expenses, deficit. तो जो अभी तक हमने पढ़ा ये सब एक पैरामीटर्स था इकोनॉमिक्स का। फॉर एग्जांपल परचेजिंग पावर, ठीक है, गवर्नमेंट सिटीजन्स को क्या देगी नहीं देगी, या फिर इंडिविजुअल फॉर्म्स गवर्नमेंट दे, दोज आर द रोल प्लेयर। ठीक है, इकोनॉमिक्स से ये मेनली थियोरेटिकल कंसेप्ट है कि हाउ सोसाइटी यूज स्कार्स रिसोर्स टू डिस्ट्रीब्यूट, लेकिन इकोनॉमी जो है वो प्रैक्टिकल कंसेप्ट है, ये रियल पिक्चर बताता है। फॉर एग्जांपल परसेंटेज ऑफ पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट रेट कितना है अभी, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट कितना है, पर कैपिटा इनकम कितनी है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर डिफिसिट क्या है। तो व्हाट इज़ ऑब्जेक्टिव ऑफ इकोनॉमिक्स? तो इकोनॉमिक्स का ऑब्जेक्टिव है, इट ट्राइज टू इम्प्रूव द लिविंग कंडीशन ऑफ ह्यूमैनिटी एट लार्ज इंक्लूडिंग प्राइमरी रिक्वायरमेंट ऑफ फूड, शेल्टर, क्लोथिंग एंड अदर बेसिक रिक्वायरमेंट सच एज डिस्पोजेबल इनकम ऑफ द सोसाइटी। तो ऑब्जेक्टिव है इकोनॉमी का कि लिविंग हमारा, टू इम्प्रूव द लिविंग कंडीशन ऑफ ह्यूमैनिटी एंड टू प्रोवाइड food, shelter, clothing and other basic requirements of individuals and to increase their disposable income. Fine, disposable income हो गया कि when the money that is left to you after spending every penny, मतलब every penny for your need, after spending your money on need, जब आप सारी ज़रूरतों को पूरा कर लेते हैं उसके बाद आपके पास कुछ बचते हैं, फॉर एग्जांपल 5,000 रुपया बच रहा है आपका। If your salary is 30,000 and you save and you spend your monthly needs for 25,000, then you save 5,000, that is the disposable income। और ये जितना बढ़ेगा उतना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आएगा, because what you do with this disposable income, you either save in bank account or you save in mutual fund।
ठीक है। तो जो रिक्वायरमेंट ऑब्जेक्टिव, इकोनॉमिक्स का ऑब्जेक्टिव यही है कि लिविंग कंडीशन को अच्छा किया जाए, फूड, शेल्टर, क्लोथिंग, एजुकेशन सबको दिया जाए, बेसिक रिक्वायरमेंट, ठीक है। तो और इसके लिए डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क मॉडल्स यूज़ किया जाता है। अब क्या है ये डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क मॉडल? तो डिस्ट्रीब्यूट करने का तरीका है, मेन जो इकोनॉमिक्स है वो डिस्ट्रीब्यूशन पे ही है। तो डिस्ट्रीब्यूशन जो 90 जब से इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आया है उसके बाद फिर इसी डायलेमा में है कि हम रिसोर्स को डिस्ट्रीब्यूट कैसे करें। स्टेट इज़ द ऑनर, ठीक है। स्टेट टैक्स कलेक्ट करती है, स्टेट के पास रेवेन्यू जाता है, और स्टेट के पास ये डायलेमा है कि वो डिस्ट्रीब्यूट कैसे करे। तो दो मॉडल है, एक स्टेट मार्केट मिक्स है, एक मार्केट है, और एक स्टेट कंट्रोल्ड भी है, जैसे कम्युनिज्म में होता है स्टेट मार्केट। ये तो मिक्स हो गया, ये मार्केट प्योरली कैपिटलिज्म, फाइन। तो स्टेट डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल स्टेट कंट्रोल। तो स्टेट डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल ये हो गया जहाँ पे स्टेट का पूरा कंट्रोल होता है, इसके पास पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि पॉपुलेशन की जो भी रिक्वायरमेंट है उसको फुलफ़िल किया जाए। फॉर एग्ज़ाम्पल यूएसएसआर जो सोवियत रूस रसिया था, तो वो एक कम्युनिस्ट गवर्नमेंट थी और सारा जिम्मेदार इनके पास था कि ये फूड प्रोवाइड करे, क्लोथिंग प्रोवाइड करे। इनके पास मेनली सारा जिम्मेदारी था कि ये शेल्टर प्रोवाइड करे, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट भी यही प्रोवाइड करे, एजुकेशन भी यही प्रोवाइड करे, क्लोथिंग हेल्थ भी यही प्रोवाइड करे, सब कुछ गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी। और आपका पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं होता है कुछ भी इसमें। और 1995 से पहले भी चाइना में भी यही था, स्टेट का कंट्रोल था, पूरा स्टेट का रिस्पॉन्सिबिलिटी था टू फुलफिल द बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ पॉपुलेशन, फाइन। देन कम्स मार्केट डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल एंड दिस वाज मेनली फॉलोड इन यूएसए और यूरोपियन इकोनॉमीज। इट एम्फेसाइज दैट बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ पॉपुलेशन मस्ट बी मेट बाय मार्केट, ठीक है। इट शुड बी मेट बाय मार्केट, इट शुड बी ऑन द बेसिस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई मैकेनिक्स ऑफ मार्केट। एंड मार्केट कैसे प्रोवाइड करेगी बेसिक रिक्वायरमेंट? ऑन द बेसिस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई मैकेनिज्म। देयर शुड बी कॉम्पिटिशन इन द मार्केट, ठीक है। लेट पीपल कम्पीट, डोंट प्रोवाइड देम जॉब और शेल्टर, लेट देम कम्पीट विथ ईच अदर एंड अचीव फॉर देम सेल्फ, ठीक है। तो कोई गुड्स फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं मिलेगा आपको, उसके लिए मेहनत करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा। काम तो यहाँ भी करते थे, लेकिन यहाँ पे आपको, आप जितना करोगे उतना आपको मिलेगा, आप ज़्यादा भी कर सकते हैं, यहाँ पे कोई लिमिटेशन नहीं है। तो यहाँ पे जो बेसिक रिक्वायरमेंट पॉपुलेशन है दैट शुड बी मेट बाय मार्केट, ठीक है। तो यहाँ पे 3-4 चीज़ें, एक हो गया मार्केट, डिमांड एंड सप्लाई मैकेनिज्म, एंड थर्ड वन इज कंपटीशन। तो यहाँ पे ये तीनों चीज़ को फॉलो किया जाता है। मार्केट, ऑन द बेसिस ऑफ मार्केट पॉपुलेशन मस्ट बी मेट बाय, द रिक्वायरमेंट ऑफ पॉपुलेशन शुड बी मेट बाय मार्केट। देन इट शुड बी बेस्ड ऑन डिमांड एंड सप्लाई, मतलब जितना डिमांड है, ठीक है। अब गर्मी आ गया तो एसी का डिमांड है, तो एसी में मैन्युफैक्चरिंग होगा, ठीक है। एसी के मैन्युफैक्चरिंग में जो एम्प्लॉयमेंट होगा तो लोगों का एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, लोगों का इनकम बढ़ेगा, ठीक है। तो ये हो गया सप्लाई, इस बेसिस पे एम्प्लॉयमेंट होगा, ये होगा, फिर सप्लाई, ठीक है। जितना डिमांड उतना सप्लाई, ठीक है। तो यहाँ पे कंपटीशन होगा, वेरियस कंपनीज आएंगी, 1 2 3 वेरियस फॉर्म्स आएंगी, दे विल वर्क मोर इफेक्टिवली। तो यहाँ पे बेसिक लॉ यही था कि ये लोग इफेक्टिवली काम करेंगे, लेकिन इनका कहना था कि अगर कंपटीशन होगा तो देयर विल बी क्रोनी कैपिटलिज्म, मीन्स इनइक्वालिटी बढ़ जाएगी, और जो ज़्यादा अमीर है दे विल ट्राई टू क्रश अदर कॉम्पिटिटर्स, ठीक है। बट लेटर फिर से बाद में ये आया कि स्टेट शुड कंट्रोल, स्टेट शुड इंटरफेयर, स्टेट शुड इंटरफेयर इन द कंपटीशन। स्टेट बस यहाँ तक रहे कि वो ध्यान देगी कंपटीशन तो सही से चल रहा है और कुछ नहीं करना, लाइक अ रेफरी, ठीक है। तो ये सब थ्योरी दिया जाता है।
टाइप्स ऑफ इकोनॉमीज ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन, अब पॉपुलेशन के बेसिस पे हम इकोनॉमी की बात कर लें तो सोशलिस्ट, कैपिटलिस्ट और मिक्स्ड। ठीक है, सोशलिस्ट इकोनॉमी में इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ स्टेट टू प्रोवाइड कमोडिटीज टू द सिटीजन्स एंड द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन आर ओन्ड कलेक्टिवली बाय स्टेट इन द नेम ऑफ सिटीजन। तो व्हाट आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ इकोनॉमीज दैट ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्शन। तो इकोनॉमिक्स को यहाँ पे डिवाइड किया गया ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्शन। अगर जो भी प्रोडक्शन हो रहा है, जो भी कमोडिटीज़ का प्रोडक्शन हो रहा है, ठीक है, और मीन्स जो प्रोडक्शन का जो मीन्स है दैट इज़ अंडर द ओन्ड बाय स्टेट, दैट इज़ अंडर द कंट्रोल ऑफ स्टेट इन द नेम ऑफ सिटीजन्स, कलेक्टिव ऑनरशिप, दैट इज़ कलेक्टिवली ऑनरशिप बाय स्टेट। तो ये हो गया सोशलिस्ट इकोनॉमी। एंड देन व्हाट इज कम्युनिस्ट। ठीक है, तो ये तो सोशलिस्ट हो गया कलेक्टिवली। लेकिन कम्युनिस्ट थोड़ा एक्सट्रीम फॉर्म है सोशलिज्म का, जहाँ पे स्टेट ओन्स ऑल प्रॉपर्टीज़ लाइक इवन लेबर। ठीक है, तो आपसे डिफरेंस अगर पूछा जाए कि सोशलिस्ट इकोनॉमी और कम्युनिस्ट इकोनॉमी में क्या डिफरेंस है, इन सोशलिस्ट इकोनॉमी इट इज़ द रोल ऑफ स्टेट, it is the role of state to provide, responsibility of state to provide commodities to citizens and the means of production are owned collectively by state। ठीक है, means of production like property assets is collectively, बट कम्युनिस्ट यहाँ पे थोड़ा एक्सट्रीम हो गया, जैसे जो चाइना था 1950 से पहले या यूएसएसआर था। इट इज़ एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ सोशलिस्ट इकोनॉमी वेयर स्टेट ओन्स ऑल प्रॉपर्टीज लाइक लेबर ऑल्सो विथ एन एब्सोल्यूट पावर टू रन द इकोनॉमी। ठीक है, और ये आइडिया जो है कार्ल मार्क्स के द्वारा प्रमोट किया गया था फिर 1917 बोल्शेविक रिवॉल्यूशन के बाद, जिससे कि यूएसएसआर क्रिएट हुआ एक, तो तब देखा गया, और चाइना में 1985 तक देखा गया था। देन वी विल कम अक्रॉस कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में इट वाज फर्स्ट प्रमोटेड बाय एडम स्मिथ, और इनका एक बुक था वेल्थ ऑफ नेशन। तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी इट इज़ मेनली बेस्ड ऑन डिवीज़न ऑफ लेबर। ठीक है, इट इज़ बेस्ड ऑन डिवीज़न ऑफ लेबर, लेसेस फ्री, लेसेस फेयरी। लेसेस फेयरी मीन्स नॉन इंटरफेरेंस, गवर्नमेंट डू नॉट इंटरफेयर। Market will run freely। Economy is based on market forces of demand and supply, जैसा मैंने कहा, और competition। ठीक है, तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी इट इज़ बेस्ड ऑन लेबर, बेस्ड ऑन डिवीज़न ऑफ लेबर। ठीक है, और ये कैपिटलिस्ट इकोनॉमी जो फर्स्ट टाइम इट वाज प्रपोज बाय एडम स्मिथ, उनका बुक था वेल्थ ऑफ नेशन। ठीक है, एंड कैपिटलिस्ट इकोनॉमी इज बेस्ड ऑन डिवीजन ऑफ लेबर, इन्वायरमेंट ऑफ फ्री नॉन इंटरफेरेंस बाय गवर्नमेंट, एंड इकोनॉमी इज रन गवर्नड बाय हु गवर्नस इट। देखो सोशलिस्ट में क्या क्या, कम्युनिस्ट में स्टेट गवर्न करता है, स्टेट डिसाइड करता है कि करेंसी का रेट क्या होगा, करेंसी का वैल्यू क्या होगा। ठीक है, कितना कितना प्रोड्यूस करना है, क्या क्या प्रोड्यूस करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम मार्केट के बेसिस पे चलें तो गांव में इन विलेज एरियाज़ टावर, जो मोबाइल टावर है वो नहीं लगेगी, मोबाइल टावर नहीं लगी होती। ठीक है, लेकिन अगर हम गवर्नमेंट के हिसाब से चलेंगे तो गवर्नमेंट विल लुक आफ्टर द नीड्स ऑफ पीपल इवन इन विलेज एरिया। दे नो दैट देर इज़ नो डिमांड इन विलेज, बट स्टिल गवर्नमेंट विल परस्यू टू इस्टेब्लिश और इरेक्ट द मोबाइल टावर। और इसका एग्जांपल है बीएसएनएल। बीएसएनएल ने जो हर गांव में जाके कनेक्टिविटी का काम किया, तो ये इसी बेसिस, इसका जो बेसिस था, कंसेप्ट था, वो था सोशलिज्म, बिकॉज वी आर सोशलिस्ट इकोनॉमी और वेलफेयर इकोनॉमी। ठीक है, तो वी आर नॉट प्योरली कम्युनिस्ट बट वी आर मिक्स्ड, सोशल प्लस मार्केट। ठीक है, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट इज नीड फॉर मिक्स्ड इकोनॉमी।
तो इन द प्योर फॉर्म बोथ कैपिटलिस्ट एंड सोशलिस्ट मॉडल, जो अभी हमने देखा कि कैपिटलिस्ट मॉडल में कैसे प्योरली यहाँ पे गवर्नमेंट का कोई इंटरफेरेंस नहीं होता, जैसे यूएसए हो गया, यूरोपियन मार्केट हो गया, ठीक है। लेकिन यहाँ पे इसका भी एक प्रॉब्लम है कि जैसे ग्रेट डिप्रेशन आना, ठीक है, कैपिटलिस्ट फॉलो हुआ था 1905 के बाद या इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के बाद, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ गई थी। इनइक्वालिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है कैपिटलिस्ट में। सोशलिस्ट मॉडल में इन एफिशिएंसी कम हो जाता है, ठीक है। दोनों में फ्लॉ है। जैसे कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का फेल हुआ ग्रेट डिप्रेशन की वजह से इन द यूएसए इन 1930, जो कि 10 साल तक चला, और इसका इम्पैक्ट यूएसए और अदर इकोनॉमीज़ में भी फैल गया, और इस वजह से अनएम्प्लॉयमेंट हुआ, डाउनफॉल इन डिमांड। अब देखो डिमांड एंड सप्लाई पे चलता है, मार्केट ट्रेंड पे चलता है, और डिमांड घट गया तो, ठीक है। इसीलिए जब जो सोशलिस्ट इकोनॉमी होती है तो जैसे डिमांड घट जाता है, ठीक है, तो करेंसी को मार्केट में पुश करती है, ठीक है। तो जैसे लोग पास करेंसी आता है तो लोग फिर से डिमांड करना शुरू कर देते हैं। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, डाउनफॉल इन डिमांड, और इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में डिमांड कमी हो गई, फिर इंडस्ट्रियल इंटरप्राइज बंद हो गया, ठीक है। तो उसके बाद फिर से एक नए थ्योरिस्ट आते हैं जॉन मेनार्ड केन्स 1936 अराउंड 1940, जो जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट, मनी दिया। इन्होंने क्वेश्चन किया, ही क्वेश्चन द लेसेस फेयर कंसेप्ट, दैट इज नॉन इंटरफेरेंस ऑफ गवर्नमेंट एंड इंडिविजुअल हैंड, मीन्स सब कुछ मार्केट पे छोड़ दो, मार्केट में एक इंडिविजुअल हैंड है, वो सब कुछ ठीक कर देगा, ठीक है। इसका मतलब ये था कि मार्केट में डिमांड होगा, सप्लाई होगा। जैसे अगर कोई पुअर है तो उसको छोड़ दो, ही विल वर्क, ठीक है। जो डिमांड है उस बेसिस पे वर्क करेगा, उसके पास पैसे आएंगे, ठीक है, और इस वजह से एफिशिएंसी आएगी मार्केट में। तो इनविजिबल हैंड है। तो और स्टेटेड ऑल द कैपिटलिज्म ब्रिंग्स इक्विलिब्रियम इन इकोनॉमी, येट इट डज सो बाय स्ट्रैंगुलेटिंग द पुअर बाय टेकिंग अवे देयर जॉब्स। तो लेसेस फेयर इनविजिबल हैंड ऑफ ए स्मिथ, ये जो एक कंसेप्ट था, तो इसको चैलेंज किया जॉन मेनार्ड किन्स ने। इसने कहा कि इससे इनइक्वालिटी आती है, ठीक है, पुअर को अपना जॉब छोड़ना पड़ता है। ठीक है, तो जॉन जेम केन्स का कहना था कि जब परचेजिंग पावर ऑफ मिडिल क्लास जब कम हो जाती है तो डिमांड भी, गुड्स का डिमांड में रिडक्शन आता है, और लैक ऑफ इन्वेस्टमेंट, ठीक है। जैसे डिमांड में रिडक्शन आएगा तो प्रोडक्शन कम हो जाएगा, प्रोडक्शन कम होगा तो इनकम कम होगा, लैक ऑफ इन्वेस्टमेंट होगा, बिजनेस स्लो डाउन हो गया, लैक ऑफ जॉब्स, लॉस ऑफ जॉब्स, अनएम्प्लॉयमेंट, फिर बिजनेस स्लो डाउन हो गया, ठीक है। यही साइकिल है जो हमने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। तो इसके लिए रिकमेंडेशन दिया गया कि गवर्नमेंट का इंटरवेंशन होना चाहिए। देखो जैसे डिमांड कम हुआ तो गवर्नमेंट इंटरवेन करेगी, एक्सपेंडिचर को इंक्रीज़ करेगी, यानी सर्कुलेट करेगी, मनी को पंप करेगी। पंप करने के लिए गवर्नमेंट को इंटरवेन करना होगा, ठीक है। गवर्नमेंट जैसे इंटरवेन करेगी, एक्सपेंडिचर बढ़ाएगी पब्लिक गुड्स पे। फॉर एग्जांपल एमजी नरेगा हो गया, गांव में लोगों के पास पैसा नहीं है तो एमजी नरेगा आ गया, तो लोगों को बोला गया यहाँ पे आपको गड्ढा खोदना है, फिर मिट्टी भरना है, फिर उसमें पेड़ उगाना है, ठीक है। तो कुछ काम तो हुआ, और ये काम से लोगों के पास पैसे आए, ठीक है, मनी आई। तो इंक्रीज एक्सपेंडिचर पब्लिक गुड्स, प्रोविजन ऑफ फैसिलिटीज टू इंक्रीज एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, ठीक है। अब चीपर लोन्स भी दिया जा सकता है टू इम्प्रूव परचेजिंग पावर, क्रिएट डिमांड को इंक्रीज करना है, और इंक्रीज इन्वेस्टमेंट, ठीक है। देन फॉर ओपनिंग अप ऑफ स्टेट इकोनॉमीज, अभी तो कैपिटलिज्म में था, जो कैपिटलिज्म का जो प्योर फॉर्म था उसमें जॉन मेनार्ड किन्स ने बोला कि आप मार्केट को मिक्स करो, थोड़ा बहुत कंट्रोल भी करो, गवर्नमेंट को इंटरवेन भी करना चाहिए। लेकिन ऐसे ही जब ऑस्कर लांजे एक सोशलिज्म वाले इकोनॉमिस्ट भी थे, उन्होंने कहा स्टेट इकोनॉमीज़ को भी मार्केट की तरफ जाना चाहिए। ही सजेस्टेड इनकॉर्पोरेशन ऑफ मार्केट फिलॉसफी इन स्टेट इकोनॉमीज टू इंक्रीज एफिशिएंसी एंड एक्सेलरेट ग्रोथ। पेइंग हीड टू दिस इन 1985 चाइना ने ओपन डोर पॉलिसी को अनाउंस किया, और ये फर्स्ट मार्केट सोशलिज्म था, ठीक है, मार्केट सोशलिज्म।
मार्केट सोशलिज्म में क्या था, चाइना ही कंट्रोल करती थी बड़े बड़े पीएसयू को, बड़े बड़े कंपनी को, और ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। ठीक है, और ठीक है, तो इसी को कहते हैं मार्केट सोशलिज्म। द एफर्ट टुवर्ड्स मार्केट सोशलिज्म इन सोवियत यूनियन इज फ्यूल्ड बाय लॉफ्टी आइडियाज़ लाइक ग्लासनोस्ट। ठीक है, रसी यूएसएसआर में भी चला कि लेट्स हमें भी मार्केट को ओपन करना चाहिए, क्योंकि 1940s में ग्रेट डिप्रेशन तो आया, लेकिन जॉन मेनार्ड कीन्स ने बोला गवर्नमेंट को इंटरवेन करना चाहिए, यस कैपिटलिज्म चेंज इटसेल्फ। ठीक है, और फिर जो इकोनॉमी की रिकवरी देखा गई इन यूरोप, वेस्टर्न यूरोप और यूएसए, वहाँ की इकनॉमी बूम कर गई। लेकिन जो यूएसएसआर में चल रहा था, चूँकि ये तो ग्रेट डिप्रेशन से बच गए थे, ये सोशलिज्म को फॉलो कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे देखा गया कि इनकी जो लाइफ स्टाइल है उतनी अच्छी नहीं है जितनी यहाँ की है। ठीक है, तब यहाँ भी ड्यू टू इन्फ्लुएंस ऑफ वेरियस फिलोसफर लाइक ऑस्कर लांजे, और सोवियत यूनियन में सोशलिज्म का चल रहा था, लॉफ्टी आइडियाज़ वहाँ पे आया, ग्लासनोस्ट और पेरेस्ट्रोइका। ग्लासनोस्ट यानी ओपननेस, सोसाइटी को ओपन कर दो। ठीक है, ट्रेड होने दो, जितना ज़्यादा ट्रेड होगा उतना ज़्यादा कंपटीशन बढ़ेगा, मार्केट उतना ज़्यादा स्टेबल रहेगा। फिर पेरेस्ट्रोइका स्ट्रक्चर, ये स्ट्रक्चर द मार्केट। ठीक है, ये स्ट्रक्चर मीन्स जैसे गवर्नमेंट कंट्रोल करती है प्रोडक्शन पे, तो उस कंट्रोल को हटाए, रोड्स बनाए, ठीक है, ज़्यादा इंडस्ट्री लगाए, लोगों को फ्रीडम लाइसेंस दे, फ्रीडम दिया जाए, रिजल्ट। ठीक है, लेकिन इन सब की वजह से यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन भी हो गया। ठीक है, बिकॉज गवर्नमेंट लॉस्ट इट्स कंट्रोल, जो कंट्रोल था। अब इंडियन सिनेरियो में बात करते हैं कि ईव ऑफ इंडिपेंडेंस इंडिया के पास दोनों फीचर्स थे, कैपिटलिस्ट इकनॉमी के भी फीचर थे और सोशलिस्ट इकनॉमी के भी थे, थोड़े थोड़े अलग अलग प्रोपोर्शन में। ठीक है, बाद में सोशलिस्ट इकनॉमी ही डोमिनेट किया, लेकिन सोशलिस्ट इकनॉमी में वही एफिशिएंसी थोड़ा कम था, बहुत सारा करप्शन भी देखा गया, बहुत सारा स्कैम भी हुआ, ग्रोथ भी उतने तेज़ी से नहीं हुआ जितना सोचा गया था। तो और फिर 1991 में गल्फ वॉर भी हुआ, तो हमारे पास जो फॉरेक्स थे वो बहुत ज़्यादा कम हो गए। फॉरेक्स इतना कम हो गया कि हमारे पास 13-14 दिन के लिए ही इंपोर्ट करने के लिए पैसे थे। तो लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, रिफॉर्म्स लाया गया, मार्केट प्रोपोर्शन को इंक्रीज़ किया गया। ठीक है, और स्टेट इंटरवेंशन भी रखा गया, लेकिन कम। दिस इज़ द रीज़न बिहाइंड स्टेबल एंड एक्सेलरेटेड ग्रोथ। और तब से ही पोस्ट एलपीजी रिफॉर्म्स इंडिया ने बहुत स्टेबल और एक्सेलरेटेड ग्रोथ को मेंटेन किया है। और ये एलपीजी रिफॉर्म्स क्या था, तो इसका बेसिस था वाशिंगटन कंसेंसस। वाशिंगटन कंसेंसस में क्या हुआ था, द टर्म, सबसे पहली बात तो दिस टर्म इज़ गिवन बाय ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट जॉन विलियमसन। 1989 में ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट जॉन विलियमसन ने इस टर्म्स को दिया, और इट इज़ अप्रिशिएटेड बाय आईएमएफ एंड वर्ल्ड बैंक एंड वाज टू बी फॉलोड इन लैटिन अमेरिकन कंट्रीज़। ठीक है, आईएमएफ एंड वर्ल्ड बैंक ने इसको अप्रिशिएट किया और ये फॉलो किया। तो वाशिंगटन कंसेंसस में मेनली ये होता है कि आईएमएफ आपको लोन देगी, लेकिन आपको 10 दवाई को फॉलो करना पड़ेगा, 10 इकोनॉमिक पॉलिसी प्रिस्क्रिप्शन। ठीक है, जो प्रिस्क्राइब करेगी आपको 10 कम से पॉलिसी, जो स्टैंडर्ड पॉलिसी है या जिससे रिफॉर्म आएगा आपकी इकोनॉमी में, दैट इज़ टू प्रमोट डेवलपिंग कंट्रीज इन इकोनॉमिक क्राइसिस, ये आपको फॉलो करना पड़ेगा। तो जो 10 प्रिस्क्रिप्शन है वो है फिस्कल डिसिप्लिन। ठीक है, फिस्कल डिसिप्लिन यानी स्टेट में क्या होता था, जब स्टेट कंट्रोल्स द मार्केट, स्टेट कंट्रोल्स एवरीथिंग, तो ये क्या करती है, फिस्कल डिसिप्लिन को फॉलो नहीं करती है। फिस्कल डिसिप्लिन यानी जब ये लोन दे देती है, ठीक है, जैसे लोन माफ़ कर देना, ठीक है, लोन माफ़ कर देना, और फिर वो पैसा कहाँ से आएगा, गवर्नमेंट प्रिंट्स मोर, या फिर मनी अगर डिवैल्यूड हो गया, जो करेंसी है डिवैल्यूड हो गया, तो और ज़्यादा प्रिंट कर देना, मनी प्रिंटिंग, और ये एक्सपोर्ट्स को बढ़ाने के लिए मनी को डिवैल्यू कर देना, या फिर ट्रेड नहीं करना। ठीक है, फिस्कल डिसिप्लिन। या फिर फॉर एग्जांपल सबसे बड़ा एग्जांपल इसका पीएसयू, पब्लिक सेक्टर यूनिट्स।
ठीक है, बहुत ज़्यादा से ज़्यादा क्रिएट करना, इनका बस ये मोटिव होता है कि वेलफेयर करना है, लोगों को एम्प्लॉयमेंट देना है। ठीक है, ये नहीं देखा जा रहा है कि ये काम कैसे करना है, यहाँ करप्शन कितना हो रहा है। ठीक है, क्या गवर्नमेंट का कितने रेवेन्यू है। ठीक है, रेवेन्यू जनरेशन पे काम नहीं करना। तो फिजिकल डिसिप्लिन में बहुत कुछ आ जाते हैं, इट इज़ अ वेरी डाइवर्स कंसेप्ट। ठीक है, फिर पब्लिक एक्सपेंडिचर में को मेनली कहाँ डाइवर्ट करना है, कैपिटल एक्सपेंडिचर की ओर, मतलब उस एक्सपेंडिचर की ओर जिससे फ्यूचर में इनकम आने वाला है। फॉर एग्जांपल आप रोड बनाओगे तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ तेज़ हो जाएगी। जो लोग के पास आज कुछ नहीं कर रहे, हो सकता है वो इस रोड पे बस चलाने लगे तो उससे उनका इनकम आ जाए। रोड बन गया तो इधर हो सकता है साइड में बहुत सारे दुकान लग जाएँ। ठीक है, इधर के लैंड का वैल्यूएशन बढ़ जाएगा, तो कहीं ना कहीं इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ने लगेगा। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर से ही होता है। इसलिए आपको एजुकेशन और इसमें एजुकेशन भी आता है कि अगर लोग एजुकेटेड हो गए तो कल के डेट में और ज़्यादा इनोवेशन ला सकते हैं। ठीक है, हेल्थ अच्छा रहेगा तो यानी ह्यूमन रिसोर्स पे काम करना। ह्यूमन रिसोर्स मतलब एजुकेशन और हेल्थ। ठीक है, अगर एजुकेशन और हेल्थ अच्छा रहेगा तो लोग ज़्यादा एफिशिएंट होंगे। ठीक है, और इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम करना। ठीक है, जैसे रोड हो गया, बिल्डिंग्स हो गया, स्कूल कॉलेजेस। ठीक है, रेलवेज़। फिर टैक्स रिफॉर्म करना कि बहुत ज़्यादा हाई टैक्स नहीं लेना। जैसे जो रिच होते थे उन पे बहुत ज़्यादा टैक्स लगाया जाता था, तो ये एक डिसइंसेंटिव होता है कि वो वापस इन्वेस्ट नहीं करेंगे या फिर वो बिज़नेस नहीं करना चाहेंगे अगर बहुत ज़्यादा टैक्स लगेगा। तो वो टैक्स बचाने का कोशिश करेंगे, टैक्स चोरी का ज़्यादा इंसिडेंट्स होगा। देन इंटरेस्ट रेट लिबरलाइजेशन, इंटरेस्ट रेट टू बी liberal, interest rate should be liberal. Bank when give you loan they should give in liberal interest rate, competitive exchange rate, trade liberalization, trade should be liberal. जैसे हमने क्लोज्ड इकोनॉमी हम लोग थे बिकॉज इंडिपेंडेंस के बाद, बिकॉज हमें डर था कि जो कॉलोनियलिज्म से अभी जस्ट निकले थे कहीं दोबारा ना हो जाए। ठीक है, तो ट्रेड को लिबरल किया जाए, क्योंकि जितना ट्रेड होगा उतना ज़्यादा कंपटीशन होगा, जितना कंपटीशन होगा उतना ज़्यादा एफिशिएंसी आएगी मार्केट में। लिबरलाइजेशन ऑफ एफडीआई फ्लो, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, जो फॉरेन वाले इन्वेस्ट करते हैं उसको थोड़ा लिबरल कीजिए, उसको आने दीजिए। अगर वो एफडीआई करेंगे तभी वो साथ में इनोवेशन भी लाएंगे सर, तभी एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगी। ठीक है, प्राइवेटाइज करो जहाँ पे गवर्नमेंट का रिक्वायरमेंट नहीं है। फॉर एग्जांपल चावल का या फिर शुगर मिल है, वहाँ पे गवर्नमेंट का क्या काम है, इट शुड बी गिवन टू प्राइवेट। डीरेगुलेशन। ठीक है, देन सिक्योर प्रॉपर्टी राइट्स लोगों को लेने दो। ठीक है, ये सब है 10 प्रिस्क्रिप्शन। तो ये था हमारा पहला क्लास जिसमें मेनली हमने बताया कि इकोनॉमिक्स इज़ ए थ्योरेटिकल टर्म, और इकोनॉमिक्स में बहुत सारे, इकोनॉमिक्स का मेन डिफिनीसन हो गया कि सोसाइटी स्कार्स रिसोर्स को कैसे यूज़ करती है ताकि वैल्यूएबल कमोडिटीज़ प्रोड्यूस हो सके, और इसको डिस्ट्रीब्यूट करने का जो है इसमें इकोनॉमिक्स में सबसे मेन जो रोल है डिस्ट्रीब्यूट करना, और इसी डिस्ट्रीब्यूट करने में इंडिविजुअल फॉर्म्स, गवर्नमेंट, ये सब कम्स इनटू द पिक्चर। देन इकोनॉमिक्स ऑल्सो कंसेप्ट ऑफ मनी, मार्केट, रिसर्च थ्योरीज। ठीक है, देन इकोनॉमी इज़ ए मोर प्रैक्टिकल टर्म, इकोनॉमी इज़ मोर प्रैक्टिकल टर्म। इट शोज यहाँ पे मेनली कंसेप्ट, यहाँ पे जितना इकोनॉमिक्स का जो सब कंसेप्ट है उसको यूज़ किया जाता है, और फिर देखा जाता है कि कितना परसेंटेज ऑफ पॉवर्टी यानी एम्प्लॉयमेंट कितना बढ़ा है, हेल्थ कितना हुआ अच्छा हुआ है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव ऑफ इकोनॉमिक्स होता है कि लोगों का ह्यूमन कंडीशन को सुधार में लाया जाए, फूड, शेल्टिंग, क्लोथ्स मिले, और इसके लिए स्टेट बहुत सारा मॉडल्स को फॉलो करती है, और मॉडल्स हो गया मार्केट या फिर कैपिटलिज्म मॉडल, कम्युनिज्म मॉडल, ये हो गया स्टेट डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल कि स्टेट डिस्ट्रीब्यूट करती है एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ पॉपुलेशन। देन देर इज़ मार्केट मॉडल वेयर मार्केट इज़ लेफ्ट फ्री बेस्ड ऑन डिमांड एंड सप्लाई, गवर्नमेंट इज़ नॉट इंटरफेयरिंग, फॉर एग्जांपल यूएसए, यूरोपियन इकोनॉमीज़। देन टाइप्स ऑफ इकोनॉमीज़, और उसके बाद हम लोग पढ़ें कि प्रोडक्शन के बेसिस डिफरेंट इकोनॉमीज़ हो गया, सोशलिस्ट, कैपिटलिस्ट, मिक्स्ड। तो सोशलिज्म में जैसा मैंने बताया कि it is the responsibility of government to distribute commodities to citizens, and socialism में गवर्नमेंट कंट्रोल्स द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। लेकिन एक कम्युनिस्ट क्या हो गया, इट इज़ थोड़ा सा एक्सट्रीम हो गया, जहाँ पे लेबर को भी कंट्रोल किया जाता है कि तुम क्या काम करोगे, कितना घंटे काम करोगे। ठीक है, कार्ल मार्क्स के द्वारा ये आइडिया प्रोड्यूस किया गया था, बोल्शेविक रिवॉल्यूशन हुआ था 1917 में।
ठीक है। और तब यूएसएसआर का क्रिएशन हो गया, चाइना में भी देखा गया था ये सब कम्युनिज्म, जो कम्युनिस्ट इकोनॉमी है। देन कैपिटलिस्ट इकोनॉमी एडम स्मिथ के द्वारा दिया गया, इट इज़ बेस्ड ऑन डिवीज़न ऑफ लेबर, ठीक है। डिवीज़न ऑफ लेबर्स मीन्स कुछ लेबर ये काम करेंगे, कुछ लेबर ये काम करेंगे, कुछ लेबर ये काम करेंगे, डिवाइड करके ताकि प्रोडक्शन ज़्यादा हो सके। देन नॉन इंटरफेरेंस ऑफ गवर्नमेंट, देन मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। लेकिन इंडिया में क्या हुआ, इंडिया में मिक्स्ड इकोनॉमी को फॉलो किया गया, और ग्रेट डिप्रेशन जो है उसके बाद तो कैपिटलिस्ट ने अपने में सुधार किया, लेकिन सोशलिज्म को बाद में समझ में आया। फिर उन्होंने वहाँ भी अपनी इकोनॉमी में थोड़ा सा ओपन डोर पॉलिसी को लाया गया। वहाँ पे भी इनकॉर्पोरेशन ऑफ मार्केट फिलॉसफी इन स्टेट इकोनॉमीज़ को सजेस्ट किया गया, और उसको भी इनकॉर्पोरेट किया गया इस प्रिंसिपल को। फिर सोवियत यूनियन में देखा गया कि ग्लासनोस्ट और पेरेस्ट्रोइका जैसे लॉफ्टी आइडियाज़ आए, और इस बेसिस पे डिसइंटीग्रेशन तो हुआ, लेकिन मार्केट को खोला गया। पेरेस्ट्रोइका मीन्स रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ इकोनॉमी, ठीक है। रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ इकोनॉमी मीन्स गवर्नमेंट ओपन्स इट मार्केट, देन गवर्नमेंट मेक्स गिव्स लाइसेंस टू पीपल, गिव्स फ्रीडम टू डू ट्रेड, ठीक है। ट्रेड को ओपन किया जाता है, इंफ्रास्ट्रक्चर को अच्छा किया जाता है, रोड को बनाया जाता है। देन इंडियन सिनेरियो में हम लोग एलपीजी 1991 तक सोशलिस्ट इकोनॉमी को फॉलो की थी, हमारे प्रियम्बल में भी है, बाद में प्रियम्बल में भी ऐड किया गया भाई 73rd अमेंडमेंट एक्ट, सॉरी नॉट 73rd, आई एम सॉरी, it was later added in our preamble. Sorry, 1 minute. ऑन द ईव ऑफ इंडिया हैड फीचर ऑफ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। हाँ, तो इंडिया में ये था कि हम लोग सोशलिस्ट इकोनॉमी को फॉलो कर रहे थे, और एलपीजी रिफॉर्म्स के बाद हाँ सोशलिस्ट इकोनॉमी पे थे। सोशलिस्ट इकोनॉमी वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976, 42nd अमेंडमेंट में था, हाँ, इन वेरिंग प्रोपोर्शन। सोशलिस्ट इकोनॉमी है हम लोग, ये प्रियम्बल में ऐड किया गया बाय 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976। हमने वैसे मेनली सोशलिस्ट इकोनॉमी को ही फॉलो किया, स्टेट का कंट्रोल था, लेकिन एलपीजी रिफॉर्म्स 1991 में आई, यहाँ पे स्टेबल एसिलेटेड ग्रोथ को देखा गया। फिर वाशिंगटन ये इसका बेसिस था वाशिंगटन कंसेंसस, ये आईएमएफ वर्ल्ड बैंक द्वारा प्रिस्क्राइब्ड प्रिस्क्रिप्शन है जिसको फॉलो करना है, ठीक है, और इस बेसिस पे दिया गया, ठीक है। दिस आर आवर फर्स्ट इंट्रोडक्टरी क्लास टू इकोनॉमी। अभी हम लोग जितना पढ़ें इस सब को हम लोग डिटेल्स में पढ़ेंगे, ठीक है। तो अभी मैं मान के चल रहा था कि आपको कुछ नहीं आता, इसलिए थोड़ा सा ज़्यादा एफर्ट लगाना पड़ा बहुत चीज़ को एक्सप्लेन करने में, और हो सकता है बहुत कुछ आपको समझ में नहीं आया होगा, मैंने बहुत कुछ मैं अच्छा से नहीं समझा पाया हूँगा। तो अभी ये तो फर्स्ट जस्ट इंट्रोडक्टरी क्लास था, अभी जो जैसे जैसे चैप्टर बढ़ेगा तो सब कुछ डिटेल्स में समझ में आएगा। थैंक यू।